जिन्होंने झूठे वादे किए वो सब धरे रह गए। दलितों की बात करते हैं, मायावती दलितों के हक। एक चीज मैं जानना चाहूंगा, आपने कहा कि 17,000 गांवों के अंदर इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया। देखिए, ये तो केंद्र सरकार की इच्छा शक्ति मजबूत हो सकती है, मैं उस पर संदेह नहीं कर रहा, लेकिन ये सारी जो चीजें इनकी नोडल एजेंसी वर्किंग के लिए ये तो स्टेट गवर्नमेंट होती है। इलेक्ट्रिफिकेशन अगर आज मान लो अपोजिशन की गवर्नमेंट यहां पे हो, बिजली का पोल तो डिस्कॉम का कर्मचारी लेकर के जाएगा, वही लगाएगा। और गांव में बहुत ज्यादा किसी को पता नहीं होता है कि केंद्र का पैसा आ रहा है कि स्टेट का पैसा आ रहा है कि मेरे यहाँ पे बिजली विभाग का पोल आया है जो राजस्थान सरकार का, वो लेकर के आए। दूसरा, आपने एक उज्ज्वला योजना का सीधा इफेक्ट हो सकता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसीज हैं, चाहे वो इंडियन ऑयल हो, चाहे एचपी हो, चाहे भारत हो, वो एक बात समझ में बैठ सकती है कि उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर दिया। लेकिन इलेक्ट्रिफिकेशन की जो बात है, शौचालय बनवाने की बात है, सीधे तो मोदी साहब बनवा ही नहीं सकते थे। वहां पर उत्तर प्रदेश सरकार है, उस वक्त अखिलेश वहां से पैसा भेजा ना। हाँ। अखिलेश सरकार ने उसको काम में नहीं लिया। जिस पैसे को किसी काम में ले, जिस मद्देनजर जिस मुद्दे के लिए आया है, जिस पर्टिकुलर योजना चले देखिए, उसमें इन मुद्दों पे हम बहुत बहस कर चुके हैं। मुद्दा यह है कि अब दलितों की याद आने लगी है बीजेपी को भी, और दलितों को आधार बनाया जा रहा है कि 2019 के लिए। मैं वो जानना चाह रहा हूं। देखिए योगेन जी, बीजेपी ये 2019 का दलित प्रेम कहा जा सकता है। नहीं, दलित भारतीय जनता पार्टी एक सिद्धांत है कि वो गरीब को गणेश मानकर चलता है। उसमें दलित भी हो सकता है, उच्च वर्ग भी हो सकता है, मध्य वर्ग भी हो सकता है, अल्प वर्ग भी हो सकता है। मैं देखिए, अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों की उस स्पीच, उन अल्फाज को लेकर के मैं कोट इस वजह से कर रहा हूं कि उन्होंने कोट किया इस बात को लेकर के कि दलितों पर, युवाओं पर हमें ध्यान देना चाहिए। 2019 के तहत उन्हें जोड़ने की कोशिश की जानी चाहिए। आप लोग उद्धार करेंगे, उत्थान करेंगे, जिक्र उसका नहीं है, और करना भी चाहिए, सरकार की ड्यूटी है, लेकिन जोड़ने की बात कही गई है। बिल्कुल बिल्कुल योगेन जी, अगर उन्होंने ऐसी बात की है तो इसमें कुछ गलत भी नहीं है। नहीं, हम गलत नहीं ठहरा रहे, हम कह भी नहीं रहे। नहीं, आप गलत नहीं कह रहे, लेकिन जिस तरह से अब तक देखने में यूपी में दलितों के साथ में जो अत्याचार हो रहा था, जितनी भी मायावती के समय, खुद वो मायावती जो इसकी रहमगार बनती है, उनके टाइम में भी इतने दलित मुकदमे दर्ज हुए और इतने अत्याचार हुए, तो इस वर्ग को जो अपेक्षित अपने आप को महसूस कर रहा था, उनमें एक नई आशा की किरण जगी है कि मोदी जी हमारा उद्धार करेंगे और सबका साथ सबका विकास, इस मुद्दे को ध्यान में रखकर पूरे देश का विकास करेंगे। और एक मैं कहूं कि एक नए भारत की नींव पड़ी है, एक नए आशाओं का संचार हुआ है। सिर्फ भारत के लोग ही नहीं, विश्व के लोग देख रहे हैं कि भारत किन ऊंचाइयों की ओर जा रहा है। और जो मोदी जी कह रहे हैं, चाहे पड़ोस के देश के साथ संबंध हो, चाहे विश्व के साथ संबंध हो, तो एक मतलब ये कहना चाहिए कि उनमें एक विश्वास पैदा हुआ है। चलिए, मैं लौटूंगा आपके पास में। राजेंद्र जी, ये पब्लिक का विश्वास कहे कि एक नई क्रांति कहें, या फिर 1980 के अंदर जब इंदिरा गांधी की एक लहर आई थी, क्रांति थी, जहां इंदिरा गांधी ने चुनाव लड़ाए, वहीं पर सरकारें बनती चली गई, वो दौर हम दिखाई दे रहा है यहाँ पे, या समय का बदलाव और परिवर्तन कहा जा सकता है इससे? देखिए, इसको बिल्कुल समय का बदलाव मान करके आपको चलना होगा, क्योंकि देखिए उस जमाने में आज के टाइम में काफी परिवर्तन आ गया है। लोग ज्यादा लिटरेट हुए हैं, पढ़े लिखे ज्यादा हैं। दूसरा, उसके बाद में राम मंदिर वाला इशू भी उसके बाद में ही आया है, और दूसरी कई घटनाएं घटी है। देश उसमें बहुत पानी बह चुका है उसके बाद में। पर देखिए, सबसे जो बड़ी बात वो ये है कि कांग्रेस यदि आज ये सोच करके नहीं चलेगी कि हमको खुद को अपने बूते पे सरकार बनानी है, और वो स्ट्रेटेजी को लेकर नहीं चलेगी, तब तक ये सपना अधूरा रहेगा कि कांग्रेस या बीजेपी को हटा करके, यानी मिलजुल करके कोई सरकार बनाने वाली बात आएगी तो कांग्रेस की कमजोरी नजर आएगी। अपन ने यहीं पर बात की थी कि जब आप यूपी के अंदर 103 सीट लेकर के, जहां एक तरफ तो आप अपना मुख्यमंत्री डिक्लेयर करते हो, उसके बाद फिर 103 सीट पे आ जाते हो, तो आप अपने हार अपने आप स्वीकार कर रहे हो। ठीक उसी तरीके से क्योंकि छोटे छोटे दलों के साथ यदि आप सरकार बनाने की समझौते करके बिहार जैसी चीज को आप किसी स्टेट में तो लागू कर सकते हो, बाकी नेशनल लेवल पे नहीं ला सकते, इसलिए कांग्रेस को खुद। लेकिन राजेंद्र जी, कुछ अगर ऐसे हालात हो कि जहां पे समय की मांग, जैसे अभी अपने कहे कि समय का बदलाव है, चीजें बदलती हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, उसके अनुसार अपने आप को सेट करने की कोशिश करनी चाहिए। तो कहीं ऐसा नहीं लगता आपको कि ये बात सही है कि आने वाले विधानसभा चुनाव होंगे, वो गुजरात है, राजस्थान है, हिमाचल प्रदेश है, कर्नाटक है, दिल्ली, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये वो राज्य हैं जहां पे सीधी बीजेपी और कांग्रेस का मुकाबला होगा, केवल कर्नाटक को छोड़ के, जहां पे जनता दल एस का भी वजूद ठीक ठाक है वहां पे। तो बाकी जगह तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि किसी से जरूरत ही नहीं है कांग्रेस को कि साइकिल के कैरियर पे बैठने के लिए, तो खुद की साइकिल का हैंडल लेने के हाथ में होगा। जिस तरह की गलती इन्होंने यूपी में की,
उस तरह की गलती मान लो ये कर ले कि यहां पर आपके साथ या बसपा के साथ या जो किरोड़ी जी की पार्टी एक तीसरे की मतलब एक अलग से उभर रही है, उस तरह से कोई समझौते की चीजें कर ले, भले ही 10 सीट दे 5 दे, तो आपकी कहीं ना कहीं कमजोरी उभरती है। देखिए, वो स्थिति की विधानसभा चुनाव में मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस को ये 5-7 राज्य जहां पे हैं वहां किसी से समझौता करने की कोई आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन 19 की बात मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं कि 19 में देखिए बहुत सारी जगह ऐसी हैं, स्टेट्स ऐसे हैं जहां रीजनल पार्टियों का दबदबा है, चाहे आपका वेस्ट बंगाल हो, चाहे आपका उड़ीसा हो, चाहे साउथ हो, या फिर आपके नॉर्थ ईस्ट में कई जगह ऐसी हैं जहां पे रीजनल पार्टियों का दबाव है। आप तमिलनाडु में आपको जाना है तो किसी एक से आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, और पहली बार नहीं है कि कांग्रेस उससे कंप्रोमाइज करेगी। तो मणिशंकर अय्यर का, जैसे अर्चना जी ने कहा कि अपने अपने सुझाव हैं, तो उनका कहना है कि 2019 में अगर प्रतिपक्ष का बिखराव नहीं रुका तो ये हालात बनेंगे, और बिखराव रुका तो उसके लिए हो सकता है कि एक टक्कर में देने के लिए हम स्थिति में हो। देखिए योगेंद्र जी, जहां आप छोटे छोटे दलों के साथ मिलने की बात, क्योंकि देखिए तमिलनाडु के अंदर पहले से समझौता रहा है, कभी द्रमुक से, कभी अन्ना द्रमुक से, कुछ इस तरह का हमेशा चलता रहा है, और भी दूसरे स्टेट्स में साउथ वालों में चलता रहा है, केरल वगैरह के अंदर कम्युनिस्टों से चलता रहा है। कुल मिला के आपका कहना यह है कि कांग्रेस को अभी बड़े दल के रूप में और वही राष्ट्रीय छवि अपनी बनाए रखनी पड़ेगी, तभी कांग्रेस सफल हो पाएगी। जब हम 10 सीजीपी के सोचेंगे कि हमें मार्क्स 10 लेकर के आने हैं और हम पहले दिन से ही सोच के चलेंगे कि नहीं 5 में हम गुजारा कर सकते हैं, तो बहुत मुश्किल होगा। 10 में से 10 लाने की सोचनी होगी। तो यानी कि कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती अब यही है कि एक बार कांग्रेस को खड़ा होकर के मजबूती के साथ में वो वजूद तैयार करना होगा कि जिसमें कहा जा सके कि लोग आपके पीछे बैठे, आप उनके पीछे नहीं। ये होना चाहिए। अर्चना जी, राजेंद्र जी के बात से मैं सहमत हूं। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, क्योंकि बीजेपी अपने आप में एक लेसन है। देखिए 1984-85 का जो चुनाव हुआ था, 2 सीट के ऊपर सिमट करके रह गई थी, आज 282 तक पहुंची, संघर्ष हुआ, लेकिन एक खड़ी हुई है पार्टी। तो इस समय का बदलाव और दौर होता है कि चेंजेस होते रहेंगे। आप लोग तो बहुत मजबूत स्थिति में, पार्लियामेंट में भी काफी आपकी सीटें अभी भी कुछ स्टेट्स में आपकी है और सीधी टक्कर में है। अभी पंजाब में आपने सरकार बनाई है, इतनी सब कुछ तूफान की जो बात की जा रही है उसके बीच भी। देखिए, मैं राजेंद्र जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि एक सशक्त विपक्ष जरूर होना चाहिए देश में। अब वक्त की तो नजाकत है, उसे हम महसूस भी करते हैं और तात्कालिक रूप से वैसे निर्णय भी लेने पड़ते हैं जो वक्त कहता है, क्योंकि वो वक्त आज हमारे साथ नहीं दिख रहा। लेकिन ये कह देना कि आजादी के बाद सबसे बड़े और लोकप्रिय नेता के रूप में नरेंद्र मोदी जी उभरे, तो अपने आप को मुगालते में रखने जैसा है। क्योंकि अगर भारत के इतिहास पर गौर करें तो नेहरू जी, इंदिरा जी और इनके खुद अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनको मैं कोट कर रही हूँ, तो ऐसे बहुत लोग हैं। और विदेश के चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है नरेंद्र मोदी जी इंटरनेशनल लीडर या यूनाइटेड नेशन में कोई पोस्ट की इच्छा रखते होंगे, इसलिए ऐसे आप प्रपंच रचो। लेकिन सच्चाई ये है योगेंद्र जी की इसमें कोई संदेह नहीं, हमें हार्डवर्क करना पड़ेगा। क्योंकि जब आपकी हार होती है तो आप इंट्रोस्पेक्ट करते हो, इंट्रोस्पेक्ट करने के बाद आपके पास बहुत सारे विचार आते हैं, उसके आधार पर आप काम करते हो। लेकिन एक बात जरूर समझनी पड़ेगी कि डिलीवरेंस के मोड पर, कसौटी पर तो भारतीय जनता पार्टी को भी जनता 2019 में कसेगी। आप राज्यों में जाकर के चुनाव लड़ते हो और आप हमें गठबंधन की बात करें, यूपी तक में क्षेत्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन नरेंद्र मोदी जी ने किया। महाराष्ट्र की वैतरणी पार करने के लिए शिवसेना के साथ गठबंधन करना पड़ा, जो उनको प्रतिदिन अपने ही जो उनका मुखपत्र सामना, उसमें रोज उनके सामने ऐसे तकाजे प्रस्तुत करती है जो उनकी कार्यशैली पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो ये कहना कि कोलिशन के आधार पर अगर हम लोग एकजुट होकर के काम करें, इसमें कोई संदेह नहीं है। 3 दशकों के पूर्व ये परंपरा शुरू हुई थी कि समानांतर विचारधारा के लोग एकजुट होकर के उन ताकतों को रोकें जो देश के विघटन की ओर सोचती हैं या उससे अपने बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। एक एजेंडा ये हो सकता है प्रतिपक्ष का कि सांप्रदायिक ताकतों को रोके, ये एक बड़ा बात हो सकती है कि जैसे बिहार के अंदर लालू यादव ने जिस पहल को, हाँ, सिर्फ सांप्रदायिक ताकतों की बात नहीं है, वो ताकतें जो अपने आप को अधिकारों का संकेंद्रण करके, आप खुद सोचिए अरुण शौरी जो है, उनके लिए इनके पास जगह नहीं, इतना छोटा दिल है कि अपने उस नेता को जो खुली विचारधारा की सोच रखते हो, जो इनकी अर्थव्यवस्था की पटरी, जो बेपटरी देश हो रहा है उसको सुधारने में योगदान। चलिए मैं 1 मिनट का वक्त शील दावाई जी को दूंगा। वैसे शील जी, बीजेपी इस वक्त ये दावा कर रही है कि हमें दलित, मुसलमान, ओबीसी सबके वोट मिले हैं, और प्रतिपक्ष लगातार भविष्य में 2019 की जो बात कर रहे हैं आप लोग, बात सही है। अर्चना जी की बात से मैं सहमत हूं। केवल ये नहीं कि जयपुर से आवाज उठ रही है, ये बात अक्सर की जाएगी आगे कि सांप्रदायिक ताकतों को देश में रोकने के लिए, देश को रिमोट से चलाने के लिए हम उसके लिए संघर्ष करेंगे, उसके लिए मेहनत करेंगे। ये बात एक निकल के आ सकती है अब सामने। देखिए योगेंद्र जी,
बिल्कुल ये सही बात है। आप विश्लेषण करेंगे एक एक सीट वाइज तो आपको पता चल जाएगा। थोड़ा मैं शॉर्ट में चाहूंगा जी। बिल्कुल, जैसे यादव बाहुल क्षेत्रों में वहां पर बीजेपी जीती है, मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है वहां पर बीजेपी जीती है, और जहां जहां पर ये अपनी वोट बैंक समझते थे कि ये हमारा पॉकेट है, ये यहाँ पर हम जीतेंगे, मतलब कोई भी ऐसी सीट नहीं है जहां से बीजेपी ने बढ़त नहीं ली हो। तो ये इस बात से साफ है कि यूपी की सारी जनता ने बिल्कुल दिल खोल के लोकतंत्र में एक एक अच्छी परंपरा के कायम किया है कि अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए, और ये प्रचंड बहुमत ये आगे 2019 का ये संकेत दे रहा है कि भारत की जनता इसी तरह से 70-80% तक अपना मतदान करेगी, और भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट और भी ज्यादा बहुमत 2/3 से ज्यादा की मैं आज ये बात कर रही हूं। और जिस तरह से अभी ये 5 में से 4 राज्यों में अपनी सरकार बनाई है, अभी ये पश्चिम से दक्षिण की तरफ भी ये हवा चलेगी। ये नरेंद्र मोदी, मैं माफी चाहूंगा समय का अभाव है शील जी, चलिए मैं माफी चाहूंगा समय का अभाव है। आज हम खास खबर को यहीं पर रोकेंगे और हम आपको बता दें कि बीजेपी का उत्साह और प्रतिपक्ष मोदी से मुकाबले के लिए दोनों ओर से 2019 की रणनीति बनना शुरू हो चुकी हैं, और होना भी लाजमी है कि देश का आम चुनाव है और मोदी के लिए बहुत महत्वपूर्ण और अहम चुनाव है। तो इसी लिहाज से कहा जा सकता है कि दोनों ओर से 2019 की गर्माहट अभी से शुरू हो सकती है और दिखाई भी देगी आने वाले दिनों में। चलिए जैसे जैसे दिन नजदीक आएंगे और चीजें सामने आएगी आप तक पहुंचाएंगे। और क्या प्रतिपक्ष एकजुट होकर के मोदी को रोकने की पहल शुरू करेगा, या फिर मोदी अपने जो दाव है या मास्टर प्लान जो तैयार किया है दलित और युवाओं का, उसमें कामयाब हो पाएंगे, ये देखना होगा। राज्यों के चुनाव में जो रिजल्ट आएंगे उससे आने वाले दिनों में ये बात भी तय होगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और खास खबर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।